नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनए इंडिया। अजमेर शरीफ की दरगाह जो मुस्लिम समुदाय का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, एक बार फिर सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में है। हाल ही में दरगाह शरीफ के परिसर में एक युवक तलवार के साथ घूमते हुए देखा गया। युवक की यह हरकत न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे सुरक्षा चूक के चलते इस प्रकार के घटनाक्रम घटित हो सकते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह जो मुस्लिम समुदाय का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, एक बार फिर सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में है। हाल ही में दरगाह शरीफ के परिसर में एक युवक तलवार के साथ घुसते हुए देखा गया। युवक की यह हरकत न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि कैसे सुरक्षा चूक के कारण इस प्रकार के घटनाक्रम घटित हो सकते हैं। यह घटना शाहजानी मस्जिद के भीतर घटी, जो दरगाह शरीफ के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। इस मस्जिद में एक युवक बिना शरीर पर उचित कपड़े पहने केवल पायजामे में दिखाई दिया। उसके पास तलवार थी, जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन गई। युवक ने जैसे ही दरगाह के परिसर में प्रवेश किया, वहां के कर्मचारियों ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उसे अंजुमन कमेटी के हवाले कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि युवक को दरगाह के परिसर में कैसे प्रवेश मिल गया, जबकि वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमेशा काफी सख्ती बरती जा रही है। दरगाह शरीफ के प्रवेश द्वारों पर 24 घंटे पुलिस बल की ड्यूटी रहती है। इसके अलावा दरगाह कमेटी और अंजुमन कमेटी के कर्मचारियों द्वारा भी सुरक्षा जांच की जाती है। फिर कैसे एक युवक तलवार लेकर एक पवित्र स्थल के भीतर पहुंच गया? यह घटना की सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक को उजागर करती है। दरगाह शरीफ के मुख्य प्रवेश द्वारों पर पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगातार होती है। इसके बावजूद एक व्यक्ति इस तरह से बिना किसी जांच के अंदर कैसे प्रवेश कर सकता है? यह सवाल गंभीर है और इसकी जांच की आवश्यकता है। सुरक्षा जांच के अभाव में इस तरह की घटनाएं एक गंभीर चिंता का विषय बन सकती है। दरगाह शरीफ जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक से न केवल वहां मौजूद श्रद्धालुओं की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, बल्कि देश की धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ सकते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल और कड़ा किया जाए और दरगाह शरीफ में प्रवेश करने से पहले हर व्यक्ति की पूरी जांच की जाए। यह घटना सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है और इस पर जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की आवश्यकता है। सवाल यह है कि कौन इस लापरवाही का जिम्मेदार है? क्या यह सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही थी या फिर सुरक्षा प्रोटोकॉल में कोई कमी थी? आज ये देखा गया कि एक लड़का जो गालिबन मेंटली रिटार्डेड था और मुसलमानी आलम आलम नाम आ रहा है, पूरा नंगा होकर शाहजानी मस्जिद में आ गया, तलवारें लेके तलवारें चढ़ाई। लेकिन हमारे खादिम बच्चे ने उसको रोक लिया और उसकी बच्चे की हाथ भी जख्मी हुआ और पुलिस ने भी फर्म एक्शन लिया। और मेरे दरगाह नाजिम साहब बिलाल साहब से भी बात हो गई, उन्होंने लिख के भेजा वी आर ऑन जॉब। तो हमने फौरन मौके की स्थिति को देखते हुए दरगाह नाजिम साहब, अंजुमन ने, हमारी खुदा में ख्वाजा की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी और पुलिस ने फौरन इस पर परसा से काम बताया। वो एक मुसलमान है जो तलवार लेकर 3 तलवारें लेकर पहुंच गया। हमने ये भी कहा कि गेट पे बैठी हुई पुलिस व्हाट्सअप खेलती रहती है एंड इट्स अ यूनिवर्सल फिनोमेना। हर जगह इन्होंने भी डांट लगाई, सीओ साहब ने, सीआई साहब ने, दरगाह थाने के। और हमने ये कहा कि जिस बंदे ने ये काम किया है, पुलिस का काम किया और उसने अपनी जान जोखिम में डाल के हाथ जख्मी करके उसकी तलवारें रोकी हैं, तो उन्होंने कहा हम उसको लेटर ऑफ एप्रिसिएशन देंगे और अंजुमन सैयदान भी अपनी तरफ से 5100 का उसको इनाम देगी, क्योंकि अकेले पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। पुलिस और हमको मिलना पड़ता है, मिलके काम करना पड़ेगा। और खादिम समुदाय तो हमेशा इस मामले में जागरूक रहा है, चाहे वो बम ब्लास्ट हो या दरगाह गेट पे गोली चलना हो। और अभी भी उसी लड़के ने बचाया है, वरना तो अगर वो तलवारें चला देता, कोई जख्मी होता, तो एक सीरियस बात हो जाती। तो द थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। कितनी तलवार लेके अंदर गया था? क्या खिलौने टाइप थी या ओरिजिनल? नहीं, 2-3 बड़ी बड़ी तलवारें थी, आपको देख लीजिएगा। वो हो गया तो बात हो गई। द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। ठीक है, ओके। बचाने वाला कौन था? वो एक खादिम लड़का है, उसने बताया, उसने मेरे पास वीडियो डाली, मैंने फौरन दरगाह नाज़िम के पास भिजाई। उन्होंने कहा वी आर ऑन जॉब। पुलिस भी लग गई, सीओ साहब खुद थे थाने में, सीआई साहब, और इस मामले को सुलझा लिया गया है। थैंक यू। आज सुबह 11 बजे दरगाह के अंदर एक लड़का जिसकी मानसिक स्थिति थोड़ी सही नहीं लग रही थी, एक जो शोपीस नुमा तलवार टाइप की जो चीज होती है उसको लेकर के और एकाएक कपड़े उतार दिए और तलवार को लहराने लगा, जिस पर वह मौजूद जो लोग हैं उनमें से और हमारी पुलिस ने
उसको काबू किया और पकड़ के लाए हैं और इसकी जांच कर रहे हैं। अभी उसकी मानसिक स्थिति की भी जांच कराएंगे और वो किस तरीके से अंदर आया उसकी भी हम जांच कर रहे हैं। सर कौन है, कहाँ का रहने वाला है? हम्म? कौन है, क्या नाम है? ये आलम नाम से है, इसका नाम आलम है। ये उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला है, बता रहा है ये। तो इसकी भी हम जांच करेंगे कि ये कहाँ का रहने वाला है। सर इतनी सुरक्षा होने के बाद भी अंदर एंट्री कर ली इसने तलवार लेकर, क्या करें? हाँ, सुरक्षा व्यवस्था है, लेकिन आज थोड़ी भीड़ भी ज्यादा थी और वो कौन से गेट से आया, किस जगह से उसने प्रवेश किया, इसके बारे में हम पता कर रहे हैं, जांच करेंगे। सर दरगाह के अंदर हर जगह सीसी कैमरे लगे हुए हैं, उसके अलावा भी हर गेट पर पुलिस कर्मी रहते हैं। नहीं, कोई जरूरी नहीं है गेट से घुसा हो, गेट से घुसा या नहीं घुसा इसकी जांच करेंगे पहले और कैमरों में देखेंगे कि जांच चल रही। ब्यावर की बलाड रोड स्थित वार्ड संख्या 51 में सुनील सिंघल की केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में टैंकर के द्वारा नाइट्रेट गैस खाली करने के दौरान टैंकर से गैस का अचानक रिसाव हो गया। देखते ही देखते नाइट्रेट गैस की गंध हवा में फैल गई। केमिकल फैक्ट्री का गोदाम रिहायशी इलाके में होने के कारण लोगों को सांस लेने और आंखों में जलन की शिकायत होने लगी। ब्यावर की बलाड रोड स्थित वार्ड संख्या 51 में सुनील सिंघल की केमिकल फैक्ट्री के गोदाम में टैंकर के द्वारा नाइट्रेट गैस खाली करने के दौरान टैंकर से गैस का अचानक रिसाव हो गया। देखते ही देखते नाइट्रेट गैस की गंध हवा में फैल गई। केमिकल फैक्ट्री का गोदाम रिहायशी इलाके में होने के कारण लोगों को सांस लेने और आंखों में जलन की शिकायत होने लगी। इसके बाद क्षेत्रवासियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान करीब 16 लोगों में सांस की तकलीफ होने के चलते उन्हें तुरंत राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां पर उन्हें ऑक्सीजन दिया गया। वहीं घटना की जानकारी वार्ड के पूर्व पार्षद हंसराज शर्मा को लगी तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के तुरंत बाद ही दमकल कर्मी दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंचे तथा गैस की रिसाव और टैंकर पर पानी की तेज धार से छिड़काव कर गैस को हवा में घुलने से रोकने का प्रयास किया। वहीं घटना की जानकारी के बाद एसडीएम दिव्यांश सिंह, सीओ सिटी राजेश कसाना सहित सदर थाना एवं साकेत नगर थाने की पुलिस में दल बदल मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी के बाद लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई, जिसे पुलिस प्रशासन ने वहां से हटाया। एसडीएम दिव्यांश सिंह ने बताया कि केमिकल के गोदाम में टैंकर के माध्यम से गैस खाली करने के दौरान अचानक टैंकर से गैस का रिसाव होने के कारण उक्त हादसा घटित हुआ है। उधर घटना की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत तथा एसपी श्याम सिंह भी राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचे तथा अस्पताल में भर्ती क्षेत्रवासियों से उनके कुशल जानी, साथ ही उन्हें धैर्य बांधते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की बात कही। वार्ड नंबर 51 बलाड रोड पे एक गैस के रिसाव की खबर मिली, जिसपे तत्काल पुलिस और प्रशासन दोनों ने पहुंच के गैस रिसाव पे कंट्रोल किया और अभी इस समय पे व्यवस्थाएं पूरी तरीके से कंट्रोल में है और आगे किसी भी तरह का इस टाइम पे रिसाव नहीं हो रहा है। जो टैंकर है जिससे रिसाव हो रहा था उसको पानी से पूर्ण तरह भर दिया गया है और उसको सील करके और आगे कार्रवाई की जाए। कोई कारण का पता लगा सर? अभी तक के जो इनिशियल असेसमेंट है उससे ये पता पड़ा है कि नाइट्रिक एसिड था टैंकर में, जिसके कारण गैस रिसाव हुआ और अभी और जांच चल रही है। आगे जैसा भी होगा आपको अपडेट कर। नहीं, किसी भी तरह की कोई जनहानि की कोई खबर नहीं है। थोड़ा सा लोगों को इरिटेशन और सांस लेने में तकलीफ जरूर थी, बट क्योंकि अब अजमेर संसदीय क्षेत्र के लिए एक नई रेल सेवा की सौगात मिली है। दोराई टनकपुर एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर किया। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल, देहात भाजपा जिला अध्यक्ष जीतमल प्रजापति मौजूद रहे। अजमेर के संसदीय क्षेत्र के लिए एक नई रेल सेवा की सौगात मिली। दोराई टनकपुर एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर किया। अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल, देहात भाजपा जिलाध्यक्ष जीतमल प्रजापति भी मौजूद रहे। इस ट्रेन का संचालन शुरू होने से अजमेर से उत्तराखंड के टनकपुर के बीच सीधी रेल सेवा उपलब्ध होगी। यह ट्रेन गाजियाबाद, मुरादाबाद, पीलीभीत होते हुए उत्तराखंड के टनकपुर तक पहुंचेगी। इससे धार्मिक, पर्यटन एवं व्यावसायिक यात्रियों को सीधी और सुविधाजनक रेल सेवा मिलेगी।
चौधरी ने कहा कि यह ट्रेन उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा होगी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दौराई टनकपुर एक्सप्रेस से अजमेर वासियों को उत्तराखंड जाने के लिए एक नया और सुगम मार्ग मिलेगा। चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया। इस दौरान रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं लोग मौजूद रहे। आज रेलवे के तरफ से आज अजमेर में के लिए ऐतिहासिक दिन है कि दौराई से अजमेर से टनकपुर उत्तराखंड तक आज ये रेल यहाँ से रवाना हुई है, शुभारम्भ हुआ है। ये पर्यटक की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से बड़ी एक महत्वपूर्ण है, क्यों यहाँ से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए यहाँ से यात्री जाएंगे और इसमें पर्यटक को भी बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण ये ट्रेन साबित होगी। और दौराई से यहाँ, क्योंकि अजमेर एक ऐतिहासिक नगरी है, यहाँ अजमेर स्टेशन के अलावा दौराई और मदार 2 रेलवे स्टेशन हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव जी के नेतृत्व में आज रेलवे का विस्तार हो रहा है। और रेलवे का विस्तार होगा तो ही हमारा देश 2047 में जो विकसित राष्ट्र बनना है, प्रधानमंत्री का सपना जो है वो पूरा होगा। ये आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हम जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारे जो 2 रेलवे स्टेशन हैं, दौराई और मदार, है ना, उनसे भी ट्रेनें शुरू की जाएं। तो आज माननीय भागीरथ जी के नेतृत्व में आज ये दौराई स्टेशन से जो ट्रेन प्रारंभ की गई है, तो एक सैटेलाइट स्टेशन के रूप में ये दोनों रेलवे स्टेशन विकसित हो ताकि अधिक विकल्प हमें ट्रेनों के मिल सके। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का और हमारे केंद्रीय मंत्री जी का, भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बधाई देती हूँ कि इसी तरह से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार जो काम कर रही है। आज ही हमने मीडिया के माध्यम से ये जाना कि पूरे देश भर में जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो लगभग 92% पूरा हो गया है। ये 10 सालों की ये काम की प्रगति बताता है कि किस तरह से मोदी जी बिना रुके, बिना थके काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बुलेट ट्रेन के बारे में भी जो एक विकल्प था कि भाई बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान में प्रारंभ हो, उसकी भी तैयारी आने वाले कुछ समय में होने वाली है। तो जितना रेल के सेक्टर में विकास हुआ है, मुझे लगता है कि इन 11 सालों 10 सालों के अतिरिक्त हम बहुत धीमी गति से चले, नहीं तो हम बहुत आगे निकल सकते थे। रेल का नेटवर्क हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये हमारी जीडीपी में बहुत असर डालता है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर के केसरगंज स्थित गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तेल और खाद्य सामग्री होने के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अजमेर के केसरगंज स्थित गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तेल और खाद्य सामग्री होने के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया।
आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना की जानकारी देते हुए क्षेत्रवासी रचित बंसल ने बताया कि केसरगंज स्थित लाल कोठी के नज़दीक बंशीराम करतारचंद नाम से गोदाम है, जिसमें रात 3 बजे के करीब आग लग गई थी। गोदाम अलवर गेट निवासी मनमोहन सिंह का है। अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गोदाम में तेल के पीपे, शक्कर और अन्य खाद्य सामग्री और 3 गाड़ियां भी खड़ी थी, जिसमें से 2 गाड़ियों को पुलिस ने निकाल लिया। एक बाइक और गोदाम में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। गोदाम मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट सामने आया है। हाँ जी सर, केसरगंज चटाई मोहल्ले लालकोठी के पीछे की बात है। ये बंसीराम करतारचंद जी का गोदाम था, जो तेल फॉर्च्यून का पूरा काम था इनका, तेल का, आटे का, शक्कर का, कई चीज़ों का, मोबाइल का, रियलमी मोबाइल की एजेंसी थी इनके पास, और भी कई सारा काम था इनके। रात को 2:30 से 3 के बीच में आग लगी थी। हम इनके सामने ही रहते हैं, हमें पता चला तो हमने इनको फ़ोन किया। ये लोग आए, 8 गाड़ी कम से कम दमकल विभाग की आई है, जब जाके आग पे काबू हुई है। सुबह 6 बजे तक लगे रहे, जब जाके इस पर अपने काबू पाया है लोगों ने। इससे पहले वो काबू नहीं आया था, बहुत मुश्किलों से काबू पाया। कुछ बच गया है, तेल में आग नहीं लगी, इस कारण बहुत कुछ बच चुका है, मतलब बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये 2 जने निकल रहे थे, उन्होंने देख के बताया, तो उससे हादसा टल चुका। अजमेर का दक्षिण विधानसभा क्षेत्र लगातार विकास कार्यों की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में आज वार्ड 42 में सदगुरु कॉलोनी अलवर गेट के पास पुलिया निर्माण कार्य का दक्षिण विधायक अनीता बघेल के द्वारा शिलान्यास किया गया। एक पुलिया करीब 16.5 लाख रुपए की लागत से बनेगी। यहाँ 3 पुलियाएं हैं। इनके निर्माण के बाद पानी की निकासी सुचारू हो जाएगी। अजमेर का दक्षिण विधानसभा क्षेत्र लगातार विकास कार्यों की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में आज वार्ड 42 में सदगुरु कॉलोनी अलवर गेट के पास पुलिस निर्माण कार्य का दक्षिण विधायक अनीता बघेल के द्वारा शिलान्यास किया गया। एक पुलिया करीब 16.5 लाख की लागत से बनेगी। यहाँ 3 पुलिया है। इनके निर्माण के बाद पानी की निकासी सुचारू हो जाएगी। आयोजित कार्यक्रम में अजमेर दक्षिण विधायक अनीता बघेल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर शहर जिला मंत्री राजेश घाटे, झलकारी बाई मंडल अध्यक्ष रजनीश चौहान, झलकारी बाई मंडल महामंत्री संदीप मखीजानी उपस्थित रहे। जानकारी देते हुए विधायक अनीता बघेल ने कहा कि वार्ड नंबर 42 सदगुरु कॉलोनी अलवर गेट के पास पुलिया निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। यहाँ की एक पुलिया करीब 16.5 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार होगी और यहाँ 3 पुलियों का निर्माण किया जाएगा, ताकि बारिश के दिनों में पानी की निकासी सुचारू हो सके और क्षेत्रवासियों को जल भराव की समस्या से निजात मिल सके। देखिए, हर बार बारिश में ये जो चैनल है, जो एस्केप चैनल में मिल रहा है, ये चैनल ओवरफ्लो होता है और पानी कॉलोनियों में घुसता है। क्योंकि पुलियाएं बहुत नीचे है और पुलिया नीचे होने के कारण से सारा कचरा अटक जाता है और फिर आगे पानी नहीं जा पाता। तो उस समस्या के समाधान के लिए पिछली बार मैंने खुद ने चल कर के ये पूरा क्षेत्र देखा था। तो इस नाले पर जितनी पुलियाएं हैं, उन सब पुलियाओं को ऊंचा करने का काम इसमें किया जा रहा है, ताकि बारिश में, वर्षा ऋतु में पानी बहुत आसानी से निकल जाए, कहीं रुके नहीं, और जो पानी रुकने के कारण से गलियों में भरता है, वो गलियों में भरने की समस्या का समाधान हो। ये एक पुलिया 16.5 लाख रुपए की है। तो ऐसे करके तीनों पुलियाएं हैं जिनका निर्माण आने वाले समय में होगा। पुष्कर अरण्य क्षेत्र में स्थित पौराणिक तीर्थ गया कुंड में मंगला चौथ के संयोग पर भूत प्रेत बाधा मुक्ति मेला लगा, जिसमें सैकड़ों पीड़ित लोगों ने पवित्र कुंड में बाधा मुक्ति के लिए डुबकी लगाई। वहीं पितृदोष निवारण के लिए पिंडदान तर्पण करने वाले श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। पुष्कर अरण्य क्षेत्र में स्थित पौराणिक तीर्थ गया कुंड में मंगला चौथ के संयोग पर भूत प्रेत बाधा मुक्ति मेला लगा, जिसमें सैकड़ों पीड़ित लोगों ने पवित्र कुंड में बाधा मुक्ति के लिए डुबकी लगाई। वहीं पितृदोष निवारण के लिए पिंडदान तर्पण करने वाले श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा रहा। गया कुंड तीर्थ के बारे में शास्त्रोक्त मान्यता है कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मंगलवार का संयोग होने पर गया माता उक्त कुंड में स्वयं विद्यमान रहकर स्नान करने वाले पीड़ितों को भूत प्रेत बाधा से मुक्ति प्रदान करती है। वह पितृ कर्म करने वाले श्रद्धालुओं को पितृदोष से मुक्त कर पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। इसी मान्यता के चलते रामायण काल से मंगला चौथ को मेला लगता है, जिसमें राजस्थान ही नहीं बल्कि दूर दराज के राज्यों से पीड़ित लोग नारियल मंत्रित कर एक रोज पूर्व ही यहाँ डेरा जमा लेते हैं।
गया माता मंदिर के पुजारी पंडित राजाराम पाराशर पिला महाराज बताते हैं कि पद्म पुराण में वनवास काल में भगवान श्री राम द्वारा पिता दशरथ के पिंड दान करने का उल्लेख मिलता है। ब्रह्म पुष्कर तीर्थ के अंदर अयोध्या बावड़ी गया कुंड का चौथ मंगलवार का मेला है। यहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता राजा दशरथ जी के पिंडदान दिए। अत्रि मुनि के कहने से यहाँ पे पिंडदान दिया। अवयोगा नाम की बावड़ी है। यहाँ पे आज के दिन कर्म करने से पितृ यज्ञ गया श्राद्ध का कर्म फल मिलता है। यहाँ पे आज गया जी में भी जाकर के कर्म करोगे तो गया जी के ब्राह्मण भी, पंडित जी भी कह देंगे, तीर्थ पुरुष भी कह देंगे कि आज गया पुष्कर गई, पुष्कर सुधा वाय गया कुंड, पंडित राजाराम पारस। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, पौराणिक तीर्थों से बना हुआ ये गया माता का तीर्थ है। चौथ मंगलवार का विशेष महत्व रहता है। तिथि में चौथ आती है, वार में मंगलवार बनता है, उस दिन बड़ा नक्षत्र बनता है। ये चैत का बड़ा महीना है, शुक्ल पक्ष है। इस दिन यहाँ जितने भी श्रद्धालु यात्री वगैरह आते हैं, पितृ प्रेत बाधा निवारण के लिए उन्हें यहाँ स्नान पूजा आचमन मार्जन पंडितों द्वारा किया जाता है। अपने घर में सुख शांति के लिए पूजा पाठ वगैरह करते हैं। पितृ प्रेत बाधा से उन्हें निवारण और मुक्ति मिलती है। क्या विशेष रहता है आज के दिन? विशेष आज का दिन है, बड़ा महीना है, नवरात्रा भी है और चैत का महीना है और चौथ मंगलवार का पर्व है, इसे विशेष ही कहा जाता है। यहाँ पे रामचंद्र जी ने भी आके पिंडदान किया, क्या महत्व? शास्त्रों के हिसाब से कहा जाता है कि उस वक्त जब भगवान राम जी वन में थे तब उन्होंने भी यहाँ आके तर्पण और पिंडदान का कर्म किया था। तभी से इस जल को वरदान है और तभी से इस जल में पितृ और प्रेत बाधा निवारण होती है। गया जी जाते हैं उससे पहले यहाँ पे पिंडदान करते हैं, इसका क्या महत्व? यहाँ विशेष महत्व है। आप गया जी जाके कर्म करिए या यहाँ करिए, एक ही बात है। और आज के दिन स्वयं गया जी का जल और गया जी स्वयं यही विराजमान रहते हैं। नरेंद्र पाराशर सुदावाई गया कुंड जी। सर्वप्रथम हम नवरात्र के पावन अवसर पर सभी माता के भक्तों को प्रणाम। हम इस समय खड़े हुए हैं ब्रह्म गायत्री कुंड, जो हमारे भारत में सनातन धर्म में कुछ ऐसे स्थान हैं जो आज भी जागृत हैं। उनमें एक हमारा ये गायत्री कुंड है। मंगलवार और दिन चौथ जिस दिन लगती है उस दिन इस तीर्थ में जल में माँ गायत्री का वास होता है। जो भी कोई बाधाओं से परेशान होता है, स्नान करने से उसकी तत्काल मुक्ति हो जाती है। हम इन ब्रह्म गायत्री कुंड, जिसमें स्वयं जल में ही माता का वास है, हम हमारे जो सनातन धर्म के तीर्थ हैं, जो वैदिक मंत्रों से जागृत हैं, हम उनको बार बार प्रणाम करते हैं और यही कामना करते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है इसमें ऐसे स्थान हैं जहां आज भी जागृत हैं और उनमें माता का बराबर वास है। आप लेके आए हो, क्या आत्मा है, क्या जल को लेकर क्या कहना चाहते? हाँ, एक हमारे साथ बहन जी आई हुई हैं जिनकी तबीयत खराब है और उनमें ब्रह्म राक्षस जैसे शनि का उस पर प्रभाव है। हनुमान जी इसको दंड दे सकते हैं, स्वयं उसको बांध भी लिए गए थे अपने स्वयं। इसलिए जो ब्रह्म गायत्री जी हैं इसमें उसका पूर्ण निवारण हो जाता है। जल में इतना, हाँ, ये माँ गायत्री का ही वास है। हम सब लोगों के लिए जल है और जो वैसी आत्माएं हैं उनके लिए जलता हुआ अग्नि का कुंड है। आपका नाम? जी, हमारा नाम श्री रामदास, नैमी सारण। कहाँ से आए हो? नैमी सारण, उत्तर प्रदेश। जय पुष्कराज की, जय गंगा मैया की। आज तिथि चौथ, वार मंगलवार और चैत महीना चल रहा है। यहाँ पे मंगला चौथ के दिन मेला भरता है और भगवान राम जी ने खुद के पिता दशरथ जी का पिंडदान आज ही के दिन करा था। आज ही वो तिथि है जिसमें वार मंगलवार को और तिथि चौथ को, मंगला चौथ को यहाँ मेला भर जाता है। क्या विशेष देता आज? यहाँ पे विशेषता है, भगवान राम जी ने खुद के पिता दशरथ जी का पिंडदान दिया था ना, तब यहाँ से उन्होंने वरदान दिया था कि किसी में भी कोई अला बला चिड़ा पीड़ा या किसी में भी कोई रोग दोष या जिसको अपन ब्लैक मैजिक काला जादू कहते हैं उनका यहाँ निवारण होता है और उनको यहाँ पे मोक्ष मिलता है। भगवान राम जी ने खुद के मुख से वरदान दिया था और बालू मिट्टी से यहाँ पिंडदान दिया था खुद के पिता दशरथ जी का। रात को 11 बजे से ही मेला चल रहा है और शाम के 5 से 6 बजे तक मेला चलेगा। हजारों श्रद्धालुओं ने यहाँ पे डुबकी लगाई है और अपनी अला बला चिड़ा पीड़ा की। खबरों के सफर में अब सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।